बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एस्केप वेलोसिटी को, और अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, और हमने कहा था कि हर प्लेनेट के लिए एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू अलग होगी। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती हैं, एक दूसरे के साथ साथ तब्दील होती हैं। देखिए, एक लॉ है हमारे पास जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ हमें यह कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को तो ना ही पैदा किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय यानी कि तबाह किया जा सकता है, बल्कि हम एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ एक शक्ल से दूसरी शक्ल के अंदर तब्दील कर सकते हैं। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर, बट द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट ही रहती है। एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बल्कि हम सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील कर सकते हैं, लेकिन जो टोटल एनर्जी रहेगी वो हमारे पास कांस्टेंट ही रहेगी। हम यहाँ पर क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर उसी को आगे लेकर चलेंगे। कंसिडर करें कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट का मास m है, और अर्थ की सरफेस से ये ऑब्जेक्ट जो कि पोजीशन A पर है h हाइट पर मौजूद है, और अभी ये ऑब्जेक्ट हमारे हाथ में है, अभी ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, अभी इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अगर आपसे मैं कहता हूँ कि मुझे बताएं पॉइंट ए क्यू पर, यानी कि जो पोजीशन ए है, इस पोजीशन पर इस ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो हम सब ये बात जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी स्पीड की वजह से होती है, 1/2 mv²। और अगर बॉडी रुकी हुई होगी, बॉडी की स्पीड 0 होगी, तो फिर ये अंडरस्टूड बात है कि काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, 0 होगी। तो अगर हम पॉइंट ए क्यू पर इस ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वो बराबर होगी 1/2 mv², और ए यहाँ पर शो करवा रहा है इस ऑब्जेक्ट की स्पीड एट पोजीशन ए। और क्योंकि अभी ये ऑब्जेक्ट हमारे हाथ में है, अभी ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, तो पोजीशन ए क्यू पर इस ऑब्जेक्ट की स्पीड 0 होगी, जिसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी। अब इस पॉइंट ए क्यू पर या इस पोजीशन ए क्यू पर इस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हम जानते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हाइट पर डिपेंड करती है। अगर हाइट 0 होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। अगर हाइट मैक्सिमम होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। और क्योंकि अभी हमारी अर्थ और पोजीशन ए, इसके दरमियान हाइट मैक्सिमम है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, मैक्सिमम mgh। तो टोटल एनर्जी कितनी हुई पोजीशन ए क्यू पर, पोजीशन ए क्यू पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन ए। पोजीशन ए क्यू पर काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोजीशन ए क्यू पर पोटेंशियल एनर्जी mgh है, तो पोजीशन ए क्यू पर टोटल एनर्जी कितनी आ गई, mgh आ गई। अब हमने इस बॉडी को यहाँ से रिलीज कर दिया पॉइंट ए से। जैसे ही हमने इस बॉडी को पॉइंट ए से रिलीज किया, ड्यू टू ग्रेविटी ये बॉडी नीचे आई, और मिसाल के तौर पर हम नीचे आते हुए जो बॉडी का पाथ है, उस पाथ में से एक पॉइंट ले लेते हैं और उस पॉइंट को नाम दे देते हैं पॉइंट बी। जब बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में आई, तो बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया नीचे आते हुए, x। ए से बी तक बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, x। अब अगर ये डिस्टेंस x है, तो ये फिर कितना रह जाएगा, ये h माइनस x, ये इतना रह जाएगा। अब बिल्कुल इसी तरह से हम पॉइंट बी के ऊपर भी कैलकुलेट करेंगे काइनेटिक एनर्जी कितनी है इस बॉडी के पास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है,
और फिर टोटल एनर्जी कितनी होगी उसको भी कैलकुलेट करेंगे। तो पॉइंट बी के ऊपर काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv², और बी यहाँ पर शो करवा रहा है स्पीड ऑफ बॉडी एट पॉइंट बी। तो अब क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है तो अब तो बॉडी रेस्ट के ऊपर नहीं होगी, अब तो पॉइंट बी के ऊपर बॉडी की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो सबसे पहले हम पॉइंट बी के ऊपर वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करेंगे, और हम जानते हैं ये बराबर है 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। अब क्योंकि हमारी मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी हो रही है तो a इसको हम रिप्लेस कर देंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g के साथ, और a से b तक आने में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है x, तो s को रिप्लेस कर दें x के साथ। फाइनल पोजीशन हमारी b है क्योंकि पॉइंट b के ऊपर ही हमने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो vf को रिप्लेस कर देंगे vb से। और इनिशियल कितनी थी पॉइंट a के ऊपर, इनिशियल तो कोई वेलोसिटी नहीं थी बॉडी की, इनिशियल तो ज़ीरो थी क्योंकि बॉडी रेस्ट पर थी, तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। तो यहाँ से मेरे पास vb² आ गया 2gx। तो ये जो वेलोसिटी आई है पोजीशन बी के ऊपर, इसको पुट कर दें काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन में, तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी पोजीशन बी पर 1/2 mvb² इज इक्वल टू 2gx। तो ये वैल्यू पुट कर दी, 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, और काइनेटिक एनर्जी पोजीशन बी के ऊपर आ गई mgx। अब हम पोजीशन बी के ऊपर कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो देखें, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम अर्थ को अपना रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, हमने अपनी बॉडी और अर्थ के दरमियान हाइट लेनी है। पॉइंट ए के ऊपर जब हमने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की तो पोजीशन ए और अर्थ के दरमियान हाइट कितनी थी h, तो पोटेंशियल एनर्जी थी mgh। अब बॉडी नीचे आ रही है और पॉइंट बी के ऊपर है, अब पॉइंट बी और अर्थ के दरमियान हाइट कितनी है h माइनस एक्स, तो अब पोजीशन बी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी mg, और हाइट कितनी हो जाएगी h माइनस एक्स। तो अब पॉइंट बी के ऊपर टोटल एनर्जी आ गई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आई mgx और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आई mgh माइनस एक्स, क्योंकि पोजीशन बी के ऊपर हमारी अर्थ और बॉडी के दरमियान जो हाइट है वो कितनी है h माइनस एक्स है, जो कि कम हो चुकी है क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है। तो mg को h और x के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, mgx कैंसिल, टोटल एनर्जी हमारे पास आ गई पॉइंट बी के ऊपर mgh। अब हम आते हैं पॉइंट सी पर। जब बॉडी हमारी पॉइंट सी के ऊपर पहुंच गई, और पॉइंट सी हमारा कौन सा है, दिस इज पॉइंट सी। पॉइंट सी हमारा अर्थ की सरफेस के ऊपर पॉइंट है। जब बॉडी बिल्कुल अर्थ की सतह के पास पहुंचने वाली होगी तो फिर बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो फिर हमारी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 mv², और v c का मतलब है स्पीड ऑफ बॉडी एट पोजीशन सी। दोबारा हम इस स्पीड को कैलकुलेट करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। a को फिर रिप्लेस कर देंगे g के साथ, और s क्या है कि बॉडी ने a से लेकर पोजीशन c तक कितना डिस्टेंस कवर किया। और देखें, जब बॉडी पोजीशन c के ऊपर यानी कि अर्थ की सतह के ऊपर आ जाएगी तो a से c तक बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, जितनी हाइट थी। तो अब हम यहाँ पर s को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, हाइट के साथ। फाइनल पॉइंट हमारा c है तो वेलोसिटी हम पॉइंट c के ऊपर निकालेंगे, और इनिशियल पॉइंट a के ऊपर वेलोसिटी 0 थी तो वो 0, तो v² आ गया 2gh। ये वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दी हमने काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन में, और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई 1/2 m, और ये हमारे पास वेलोसिटी 2 से कैंसिल हो गया, काइनेटिक एनर्जी आ गई mgh। इसी तरह से पॉइंट सी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, तो क्योंकि अब बॉडी अर्थ की सरफेस के ऊपर पहुंच चुकी है पॉइंट सी के ऊपर, तो अब जाहिर सी बात है हाइट 0 हो जाएगी, तो हाइट 0 होने से पोटेंशियल एनर्जी भी पॉइंट सी के ऊपर 0 हो जाएगी। अब जब हमने टोटल एनर्जी कैलकुलेट की तो टोटल एनर्जी हमारे पास आई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी mgh, पोटेंशियल एनर्जी कितनी 0, तो पॉइंट सी पर टोटल एनर्जी हमारे पास आ गई mgh, और इसको हमने नाम दे दिया
इक्वेशन नंबर सी का। कंक्लूजन हमारे पास क्या आया कि अगर हम पॉइंट ए के ऊपर टोटल एनर्जी देखें तो वो कितनी है mgh। अगर हम पॉइंट बी के ऊपर टोटल एनर्जी देखें तो वो भी कितनी है mgh। अगर हम पॉइंट सी के ऊपर टोटल एनर्जी देखें तो वो भी कितनी है mgh। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास टोटल एनर्जी जो है वो हर पॉइंट के ऊपर क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे के अंदर तब्दील होती रहेगी, लेकिन उन दोनों का जो सम रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जब बॉडी मैक्सिमम हाइट पर थी पॉइंट ए के ऊपर तो बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी और काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो थी। जब बॉडी पोजीशन बी के ऊपर आई, अब उसी पोटेंशियल एनर्जी का कुछ हिस्सा तब्दील हो रहा है काइनेटिक एनर्जी के अंदर, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है नीचे आते हुए, और हाइट कम होने की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम हो रही है। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तब्दील हो रही है काइनेटिक के अंदर, तो पोटेंशियल फिर जाहिर सी बात है कम हो रही होगी। और जब बॉडी बिल्कुल ही अर्थ की सरफेस पर पहुंच जाएगी तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी mgh जो कि पॉइंट ए पर थी वो अर्थ की सरफेस के ऊपर पॉइंट सी पर किस में तब्दील हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, और पोटेंशियल बिल्कुल ही क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। इसका मतलब हुआ कि जब हम बॉडीज़ को किसी हाइट से नीचे फॉल करवाते हैं तो हाइट में कमी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, लेकिन वो कम होकर कहाँ पर जा रही है, वो तब्दील हो रही होती है काइनेटिक एनर्जी के अंदर, यानी कि बॉडी की स्पीड बढ़ रही होती है। यही वजह है कि हमारे पास इन दोनों का जो सम रहेगा वो तो बराबर रहेगा, ठीक है जी। लेकिन जैसे जैसे बॉडी नीचे आएगी हाइट में कमी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, लेकिन हमारे पास एट द सेम टाइम जो काइनेटिक एनर्जी हो रही होगी वो क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। तो इसी पॉइंट को हम यहाँ पर लिख सकते हैं किस तरह से, हम कह सकते हैं कि व्हेन बॉडी फॉल्स इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस। जब बॉडी नीचे गिरती है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, जिसकी वजह से बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी के साथ। एट द सेम टाइम क्या हो रहा होता है, जब बॉडी नीचे आती है तो हाइट कम हो रही होती है, और हाइट कम होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होती है। तो फिर हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी में तो लॉस आ रहा है जब बॉडी नीचे आ रही है, लेकिन एट द सेम टाइम काइनेटिक एनर्जी में इजाफा भी हो रहा है, गेन हो रही है, ठीक है जी। सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। इसी का नाम हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उस टाइम अप्लाई होगा जब हमारी बॉडी किसी ऐसे मीडियम में से फॉल करे जिस मीडियम की किसी तरह की कोई रेजिस्टेंस ना हो। जैसे हमने एग्जांपल ली कि बॉडी जो है वो पॉइंट ए से सी की तरफ आ रही है हवा के अंदर, तो हमने वहाँ पर कंसिडर किया कि अभी हमारी एयर के अंदर किसी तरह की रेजिस्टिव फोर्स मौजूद नहीं है। लेकिन अगर हमारी एयर के अंदर या जिस भी मीडियम के अंदर बॉडी फॉल करेगी, अगर उस मीडियम की फ्रिक्शनल फोर्स होगी तो फिर हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील नहीं होगी, बल्कि पोटेंशियल एनर्जी का कुछ हिस्सा फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करने में इस्तेमाल हो जाएगा, और बाकी जो पोटेंशियल एनर्जी बच जाएगी वो तब्दील हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो फिर मैं लिखूंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, ठीक है जी। और ये वर्क कितना हमने लिया है, FH, ठीक है। तो ये था हमारे पास कि किस तरह से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे में तब्दील होते हैं, ठीक है जी। और हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। तो हमने देखा कि जब बॉडी सर्टेन हाइट से नीचे आएगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जबकि पोटेंशियल एनर्जी कम होगी हाइट कम होने की वजह से। और जब बॉडी को हम ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर फेंकते हुए स्पीड कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, लेकिन क्योंकि हाइट बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। और जब बॉडी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगी तो मैक्सिमम हाइट के ऊपर स्पीड ज़ीरो होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी। और जब बॉडी बिल्कुल अर्थ की सतह के साथ टकराने वाली होगी तो स्पीड मैक्सिमम होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, लेकिन हाइट कम या ज़ीरो होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे में तब्दील होती रहेगी, लेकिन दोनों का जो सम रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा।